डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 एंड DECE 2 की क्लासेस चल रही हैं। हमने अपनी कल की क्लास में DECE 2 की यूनिट 16 जो थी वो कवर की थी। अब आज की क्लास में हम अपना अदर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो कवर करेंगे। हमारी यूनिट 15 में था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड ज़ीरोपैथेलमिया। यूनिट 16 में था हमारा अनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब आज हमारा जो बाकी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं वो हैं सारे, हम वो इसमें कवर करेंगे। कौन कौन से हैं? बी कम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज है ना, जिसमें क्या क्या आएगा? राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी, नायासिन की डेफिशिएंसी और थायामीन की डेफिशिएंसी। उसके बाद आएगा विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसमें आएगा रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। उसके बाद आएगा विटामिन सी डेफिशिएंसी यानी कि स्कर्वी। फिर आएगा हमारा फ्लोरोसिस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी यानी कि अराइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? अराइबोफ्लेविनोसिस। जब राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं अराइबोफ्लेविनोसिस। ये एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो कि आपको अपनी डाइट से राइबोफ्लेविन की, अगर आप अपनी डाइट में राइबोफ्लेविन की इनटेक कम लेते हैं तो आपको राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी हो सकती है। जो राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी है वो बी कम्प्लेक्स की जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। अब हमें ये देखना है कि एक पर्सन राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है, ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? उसके लिए हमें क्लिनिकल फीचर्स को देखना पड़ेगा। मेजर क्लिनिकल फीचर्स कौन से हैं राइबोफ्लेविनोसिस के? सबसे पहले है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये एक क्लिनिकल साइन है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एक पर्सन जब उसके माउथ के दोनों साइड के एंगल्स के ऊपर क्रैक्स हो जाते हैं, जैसे ये लिप्स है ना, ये लिप्स के दोनों साइड पे जब क्रैक्स हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये बहुत ही कॉमन साइन है जो बच्चों में देखने को मिलता है और 30 से 35% जो बच्चे हैं उसमें एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। कहते कि इससे ज़्यादा कोई मतलब जब एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है तब कोई ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, इसीलिए बच्चे और जो अडल्ट्स होते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। दूसरा है हमारा ग्लोसाइटिस। अब ये ग्लोसाइटिस क्या है? ये वमेंस में बहुत ही कॉमन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्लोसाइटिस में? जो आपकी टंग होती है वो रेड और ऐसे रॉ दिखने लग जाती है। जब भी हम कोई ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं जो कि गर्म हो या बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस वाला हो तो हमें टंग के ऊपर बर्निंग सेंसेशन होती है। जो टंग की टिप होती है वो सबसे पहले इससे अफेक्ट होती है ग्लोसाइटिस से। जब स्फीयर डेफिशिएंसी हो जाए तो टंग के ऊपर क्रैक्स भी आने लग जाते हैं।
थर्ड वन क्लिनिकल साइन है चिलोसिस। इसमें क्या है, जो आपके लिप्स हैं उसके ऊपर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और वो रेड भी होने शुरू हो जाते हैं। कई बार इसमें भूख भी बहुत कम लगने लग जाती है। इसके बाद है क्या कारण है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब हमें अपनी डाइट में राइबोफ्लेविन प्रॉपर नहीं मिलता है तब राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब कौन से फूड्स हैं जो कि राइबोफ्लेविन के रिच सोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑर्गन मीट्स, ये सारे राइबोफ्लेविन के गुड सोर्सेज हैं। अब जो होल ग्रेन सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, ये भी हमें राइबोफ्लेविन प्रोवाइड करते हैं बट मॉडरेट अमाउंट में, यानी कि मीडियम अमाउंट में। अब जो पुअर कम्युनिटीज़ में रूरल फैमिलीज़ होती हैं उनकी डाइट में पल्सेस और मिल्क बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मीट हो सकता है वो कंज्यूम करते हों बट बहुत कम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब इंडियन डाइट्स मेनली सीरियल बेस्ड डाइट्स हैं हमारी, पर सीरियल्स जो हैं वो राइबोफ्लेविन का गुड सोर्स नहीं है, इसलिए हमारी डाइट जो है वो राइबोफ्लेविन में डेफिशिएंट होती है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। कहते जो पेशेंट्स हैं वो राइबोफ्लेविनोसिस से जब सफ़र करते हैं, है ना, तो उसको बी कम्प्लेक्स विटामिन की एक डोज की रिक्वायरमेंट होती है। बी कम्प्लेक्स अगर हम एक हफ्ते से लेके 10 दिन तक डेली एक टैबलेट उसकी लें तो उसकी डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे है। राइबोफ्लेविन का गुड सोर्स है मिल्क, पर पुअर कम्युनिटीज़ मिल्क को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उसकी हाई कॉस्ट के कारण। इसीलिए हमें ये श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अपनी डाइट में कोई ऐसे राइबोफ्लेविन के रिच फूड सोर्सेज को इंक्लूड करें जो कि उनको अराइबोफ्लेविनोसिस से बचाते हों, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल सीरियल्स, पल्सेस एंड चीप नट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट्स। इसके बाद हमारा आता है प्लेग्रा। प्लेग्रा जो है वो नायासिन डेफिशिएंसी से होता है। ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये भी एक मेन बी कम्प्लेक्स विटामिन्स का ग्रुप में से एक है नायासिन। पर कहते ये जो प्लेग्रा है, जितना अराइबोफ्लेविनोसिस कॉमन है, प्लेग्रा इतना कॉमन नहीं है। ज़्यादातर ये तेलंगाना रीजन में दिखाई देता है या फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र के एडजॉइनिंग पार्ट्स में दिखाई देता है। क्लिनिकल फीचर्स अब क्या है। जो प्लेग्रा है उसमें स्किन में टिपिकली चेंजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोटिस या डायरिया, इसका एक सिम्टम है, या मेंटली चेंजेस भी आते हैं। डर्मेटोटिस का मतलब होता है कि स्किन में चेंजेस होना। जो पेशेंट्स प्लेग्रा से सफ़र करते हैं यानी कि नायासिन डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं उनकी स्किन में टिपिकली चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत ही यूनिफॉर्म होते हैं, है ना, और बॉडी के उन पार्ट्स के ऊपर होते हैं मेनली जो सन को एक्सपोज होती है, जैसे कि हमारी आर्म्स हो गई हैं या लेग्स या फेस या नेक का एक्सपोज्ड पार्ट। ये बहुत ही यूनिफॉर्म होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। स्किन इसमें ड्राई और रफ भी होनी शुरू हो जाती है।
कहते जो एक इंडिविजुअल अगर वो प्लेग्रा से सफ़र कर रहा है तो उसको डायरिया भी हो सकता है। डायरिया जो है वो बहुत ही कॉमन होता है, पर इस डिज़ीज़ का एक कांस्टेंट फीचर नहीं है। डायरिया एक सिम्टम है जो कि पानी की कंसिस्टेंसी की वजह से कई बार अचानक से लगातार स्टूल्स भी आने लग जाते हैं, या पेट में दर्द रहने लग जाता है, या क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, या वीकनेस हो जाती है। कई बार फीवर भी फील होता है या वॉमिटिंग भी आती है। जो प्लेग्रा के पेशेंट्स होते हैं उनमें मेंटल चेंजेस भी थोड़े थोड़े आते हैं, जैसे कि बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, फॉरगेटफुलनेस होनी मतलब भूलना शुरू हो जाता है, या फिर ओरिएंटेशन की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर हम जो ओरिएंटेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब है कि इंसान टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है, उसको जगह भूलनी शुरू हो जाती है, इवेंट्स भूलने शुरू हो जाते हैं, सिर में दर्द रहता है ना, नींद प्रॉपर नहीं आती है, हाथ और लेग्स में ट्रेमर्स पड़ने लग जाते हैं, मेंटली डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। मेंटल चेंजेस तब भी नोटिस किए जा सकते हैं जब एक पेशेंट सुयर नायासिन डेफिशिएंसी से सफ़र करता है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो कि प्लेग्रा से ग्रसित होते हैं उनको मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है, क्योंकि उनमें मेंटल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आम तौर पर जो ग्लोसाइटिस है वो जिन पेशेंट्स में प्लेग्रा होता है उनमें भी दिखना शुरू हो जाता है। इसके कारण क्या हैं? अब जो प्लेग्रा है वो मेनली उन कंट्रीज़ में कॉमन होता है जहाँ पर जो मकई है वो उनका, जैसे पंजाब में वीट हमारा स्टेपल फूड है, हम कनक की रोटी खाते हैं, जहाँ पर मक्की जो है उनका स्टेपल फूड होता है, मैक्सिको में स्पेशली। इंडिया में ये डिज़ीज़ उन जगह पे कॉमन है जहाँ पर ज्वार एज अ स्टेपल सीरियल खाया जाता है, जैसे कि तेलंगाना रीजन हो गया या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका के एडजॉइनिंग पार्ट्स हो गए। कहते कि क्यों जो मेज़ और ज्वार है उसके कंज्यूम करने से प्लेग्रा होता है। जो नायासिन है मेज़ में वो एक बाउंड फॉर्म में होता है जो कि हमारे शरीर को नहीं मिलता है। अब ज्वार के केस में क्या है, अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से नायासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कहते आपको ये भी बड़ी हैरानी होगी कि इम्बैलेंस क्यों है अमाइनो एसिड्स के बीच में। अब जो ह्यूमन बॉडी है उसको हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें कई तरह के अमाइनो एसिड्स के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। जब ये बैलेंस जो है अफेक्ट हो जाता है तब एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड से ज़्यादा अमाउंट में पैदा हो जाता है, उसकी वजह से क्या है इम्बैलेंस हो जाता है। अब ज्वार क्या है, उसमें ल्यूसिन अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा होता है और इस स्टेपल को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म में भी इंटरफियर होता है। ट्रिप्टोफैन क्या है, वो एक अमाइनो एसिड है जो कि नायासिन में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में जाने के बाद। जिसकी वजह से नायासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, निकोटिनामाइड एक ड्रग है जो कि इसका ट्रीटमेंट होता है। ये एक कंपाउंड है जिसका नायासिन पार्ट होता है। नायासिन जो है
उसको हम एज सच नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम नायासिन को ज़्यादा डोज में ले लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स दिखाने लग जाता है, मतलब कि जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा शांतिपूर्वक इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे कि फेस और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म और लाल लगने लग जाती है, नौजिया और वॉमिटिंग भी फील होती है। अब जो निकोटिनामाइड है, ये जो प्लेग्रा से ग्रसित पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देने में भी मदद करती है। इसके साथ साथ बी कम्प्लेक्स टैबलेट्स को भी दे सकते हैं। इसके बाद है जी प्रिवेंशन। कहते हैं कि आपको पता है जो प्लेग्रा है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अब इसकी प्रिवेंशन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हमें कम्युनिटीज़ को एनकरेज करना है ताकि वो मिक्स्ड सीरियल डाइट्स को कंज्यूम कर सकें, ताकि जो एडिक्वेट नायासिन है वो हमारी डाइट में अवेलेबल हो सके। अब कई कम्युनिटीज़ को एजुकेट भी हमें करना चाहिए ताकि वो डाइट्स को कंज्यूम करें जो कि सिर्फ ज्वार के बेसिस पे ना हो, बल्कि राइस और वीट भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, उनको पल्सेस भी कंज्यूम करने चाहिए, चाहे थोड़ी मात्रा में कंज्यूम कर लें। ताकि प्लेग्रा से प्रिवेंट किया जा सके। अब नायासिन के और भी गुड सोर्सेज हैं, जैसे कि नट्स, ऑयल सीड्स और ऑर्गन मीट्स। इसके बाद है हमारा बेरी, जो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है थायामीन डेफिशिएंसी। बेरी जो है वो विटामिन थायामीन की हमारी डाइट में अगर जब विटामिन थायामीन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है तब उसकी वजह से बेरी हो जाता है, इसीलिए इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोलते हैं। कहते हैं कि जो थायामीन की डेफिशिएंसी है वो हमारी कंट्री में बहुत ही रेयर होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? जो बेरी है वो बहुत ही धीरे धीरे होती है। आमतौर पर इनिशियल स्टेजेस पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसको भूख कम लगती है, वीकनेस फील होने लग जाती है या टांगों में हैवीपन फील होता है। जो पर्सन है वो बहुत जल्दी थका फील करता है। अब जो पेशेंट है वो कभी कभी ऐसे फील करता है जैसे उसके पिंस या नीडल्स कोई चुभो रहा हो या झंझनाहट लेग्स में हो रही हो। कई बार उनको सेंसेशन बिल्कुल ही होनी बंद हो जाती है ना। जैसे कि लेग्स के ऊपर मान लीजिए अगर कोई टच करे, है ना, तो बिल्कुल भी उनको फीलिंग जो है वो नहीं होती है। ये डिज़ीज़ दो फॉर्म्स में होता है, वेट बेरी और ड्राई बेरी। ठीक है। अब जो वेट बेरी है वो कैसे होता है, किसकी उसका सिम्टम क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है कि बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और अल्टीमेटली एंड पे क्या होता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। पेशेंट कई बार पाल्पिटेशन की कंप्लेंट भी करता है, जैसे कि हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, और कई बार चेस्ट पेन की कंप्लेंट भी करता है। कई बार उनकी लेग मसल्स में भी पेन होता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं। अब ड्राई बेरी की अगर हम बात करें तो पेशेंट लेग्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील करता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा, अगर वो लगातार होता रहे तो कई बार क्या होता है कि स्वेयर भी हो जाता है और पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन भी हो जाता है।
अब इसके कारण क्या हैं, कहते ये डिज़ीज़ मेनली क्यों होता है, जब हमारी डाइट में थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये डिज़ीज़ मेनली उन कम्युनिटीज़ में कॉमन है जो कम्युनिटीज़ राइस कंज्यूम करती हैं जो कि हाईली पॉलिश्ड राइस होते हैं। पॉलिशिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, ऐसा पॉलिशिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, जो राइस की थिन आउटर लेयर होती है जिसमें थायामीन होता है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो रिफाइनिंग की वजह से जो थायामीन है वो लॉस हो जाता है। साउथ इंडिया के कई पार्ट्स में जो बेरी बेरी है वो कॉमनली देखने को मिलता है। सॉरी, जहाँ पर ज़्यादातर हाईली पॉलिश्ड राइस जो हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं। हमारी कंट्री में आजकल ये बहुत ही रेयर है, शायद इसीलिए क्योंकि हमारी डाइट्स में ज़्यादातर जो हमारी डाइट्स हैं वो हाईली पॉलिश्ड राइस के बेसिस के ऊपर नहीं है, इसलिए। या फिर वहाँ पर ज़्यादा कॉमन होता है जहाँ पर राइस जिसका स्टेपल फूड होता है। दूसरे सीरियल्स भी हमें खाने चाहिए राइस के साथ साथ। इवन साउथ इंडियन में कई कम्युनिटीज़ अपनी डाइट में वीट, मिलेट और पल्सेस भी लेती हैं, चाहे थोड़ी अमाउंट में ही लेती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वीट, मिलेट्स और पल्सेस जो हैं वो थायामीन के गुड सोर्सेज हैं, है ना। वो कम्युनिटीज़ जो सिर्फ पार बॉइल्ड राइस पे मतलब डिपेंड होती हैं, उन कम्युनिटीज़ में भी बेरी बेरी देखने को नहीं मिलता है। अब इसके बाद है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। कहते वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी दोनों के केस में जो थायामीन है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाना चाहिए। जो पेशेंट्स हैं उनको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करना चाहिए। उसके बाद क्या है, उनको थायामीन की टैबलेट्स दे देनी चाहिए। प्रिवेंशन क्या है, कहते बेस्ट वे क्या है बेरी बेरी से प्रिवेंशन का, कि राइस को कंज्यूम करो जो कि हाईली पॉलिश्ड राइस ना हो। इनफैक्ट जो हैंड पाउंडर राइस होते हैं वो भी बेस्ट होते हैं, आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। कहते कि हम राइस की पॉलिशिंग को भी कम करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि हम राइस की मिलिंग के टाइम पे ये स्टेप हम ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि थायामीन का लॉस जो है वो कम होगा। इसके साथ साथ और क्या है, हमें और भी जो थायामीन जिन फूड्स में होता है वो कंज्यूम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि थायामीन की प्रिवेंशन में, यानी कि बेरी बेरी की प्रिवेंशन में हेल्प मिलेगी। सॉरी। अब जो हमारा डाइटरी सोर्स है थायामीन का वो है यीस्ट और ब्रैन। वीट और मिलेट्स का आउटर लेयर जो होता है वो है इसका मेन गुड रिच सोर्स। और भी कई फूड्स हैं जो इसके गुड सोर्सेज हैं। थायामीन मेनली जो है वो प्लांट फूड्स में पाया जाता है। इसके बाद है ये एक्सरसाइज 2, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। कहते जी जो विटामिन डी है वो हमारी कैल्शियम, जैसे हमने कहा था ना कि आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, विटामिन
सी एंड प्रोटीन। ठीक है, उसी तरह से अब क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, विटामिन डी। ठीक है, नहीं तो क्या है कि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो हमारी बोन्स में डिपॉजिट, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं या रिजिड बोन्स होती हैं वो पॉसिबल नहीं होती हैं। अब दो कंडीशंस हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, वो हैं रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स क्या है, रिकेट्स एक ऐसा डिजीज़ है जो कि ग्रो कर रहे बच्चे होते हैं उनमें ये मेनली होता है। इसमें जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से इनकी फॉर्मेशन भी ख़राब हो जाती है। अब ऑस्टियोमलेशिया क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बट अडल्ट्स में होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, कहते कि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारे ब्लॉक 2 की जो यूनिट 6 है ना, उसमें भी आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। जो विटामिन डी है जो विटामिन डी होता है वो मेनली हमारी स्किन में ही बनता है ना, मैन्युफैक्चर होता है। कब होता है, जब हमारी स्किन जो है वो सनलाइट से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं उसको एक्सपोज करती है तब। ठीक है, तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, इसी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो इतना कॉमन नहीं होता है। पर जो डिज़ीज़ है वो आजकल बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है जहाँ पर सनलाइट से बॉडी को एक्सपोजर नहीं मिलता है। ये डिज़ीज़ तब भी हो सकता है जब मदर्स, इन्फेंट्स और टॉडलर्स जो हैं उनको प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी जो है वो नहीं मिलता है, चाहे वो फूड में लगा लीजिए, है ना, चाहे वो एज अ सप्लीमेंट लगा लीजिए। जब वो उनको नहीं मिलता है तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करेंगे तब हम रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स मेनली क्या है, प्री स्कूल के एज के चिल्ड्रन के अफेक्ट करता है, पर ये यंगर इन्फेंट्स यानी कि जो लाइफ के फर्स्ट 6 मंथ्स वाले बच्चे होते हैं ये उनको भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मेनली क्लिनिकल फीचर्स में इसके क्या क्या आता है, डिज़ीज़ की जब इनिशियल स्टेज होती है तब बच्चा बहुत ही रेस्टलेस फील करता है, जो उसकी मसल्स हैं वो बहुत ही फर्म हो जाती हैं और फ्लैबी बनना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। जो उसकी जब अब्डोमिनल की मसल्स अपना फर्मनेस खो देती हैं तो जो अब्डोमेन है ना, वो डिस्टेंट होना शुरू हो जाता है। कहते कि आपको पता है कि एक नॉर्मल बेबी कि जब एक पर्टिकुलर एज के ऊपर टीथ आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो जो बेबी है वो बैठता है और एक पर्टिकुलर एज में जैसे बच्चा क्रॉल करना और बैठना शुरू कर देता है, इसको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोलते हैं। पर रिकेट्स के केस में क्या होता है, बच्चे की फिज़िकल और मोटर माइलस्टोन्स जो होते हैं उनमें डिले होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल क्या है, कहते कि रिकेट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनमें दांत भी लेट आते हैं।
ठीक है। और वो बैठना और क्रॉल करना भी आम बच्चों के अकॉर्डिंगली थोड़ा लेट शुरू करते हैं। ये बच्चे ज़्यादा वीक होते हैं और वॉक भी कई केसेस में बच्चे नहीं कर पाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेवलपमेंटल डिलेज होने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज जो रिकेट्स की वजह से होता है वो बोन्स में देखने को मिलता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी आगे की आर्म्स हो गई हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं और उनकी जो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। जैसे कि फोर आर्म की जो बोन्स होती हैं, है ना, जो हमारी कूनी के नीचे से एल्बो के नीचे वाली बोन्स जो होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, रिस्ट के पास मेनली। और क्या होता है, जो हमारे रिब्स के एंड होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। उससे क्या है, जो रिब्स होती हैं वो बीड की तरह दिखने लग जाती हैं। हेल्दी बच्चों में क्या होता है कि स्कल बोन्स जो होती हैं, है ना, स्कल बोन्स जो हेड के टॉप पे होती हैं, है ना, वो ओपन होनी शुरू हो जाती हैं जब बच्चा 18 महीने की एज में आता है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो स्कल बोन्स का क्लोजर है वो डिले हो जाता है ना, तो इसकी वजह से स्कल की डिफॉर्मेशन हो जाती है। अब बच्चा जो है उसमें अल्टीमेटली क्या होता है, बोन्स की फॉर्मेशन जो है वो जल्दी नहीं होती है। चेस्ट की भी डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है ब्रेस्ट बोन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसको हम पिजन चेस्ट बोलते हैं। जैसे पिजन की चेस्ट बाहर की तरफ उभरती है ना, उसी तरह से इस केस में, रिकेट के केस में ऐसा होना शुरू हो जाता है। ये जो टिपिकल डिफॉर्मिटीज़ हैं ये बच्चों में ही दिखाई देती हैं जो रिकेट से रिकवर हो जाते हैं। मेनली बच्चे के वेट की वजह से, जो कि उनकी लेग्स के ऊपर पड़ता है। कंप्लीट रिकवरी होने से पहले ये सारी डिफॉर्मिटीज़ दिखाई देती हैं, पर जब बच्चे की रिकवरी हो जाती है तब क्या होता है, ये बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाता है। इस टाइम पे क्या है, जो बोन्स हैं वो अभी भी सॉफ्ट ही होती हैं, जो कि बच्चे की वेट की वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो इसको झेल नहीं पाती है, उसके वेट को। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की जो लेग्स होती हैं वो मुड़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बो लेग्स या नॉक नीज। नॉक नीज हम किसको बोलते हैं, जब हमारे दोनों नीज यानी कि दोनों घुटने जो होते हैं, जब वो जुड़ने आपस में शुरू हो जाते हैं, है ना। जब बैक बोन की डिफॉर्मिटी भी इसमें डेवलप हो जाती है, अगर ये डिजीज़ 2 साल तक कंटिन्यू रहे तब। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कहते कि विटामिन डी और कैल्शियम का जब एडिक्वेट इनटेक हो हमारी डाइट में, ठीक है, तब क्या है, ये डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। विटामिन डी की बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, टैबलेट की फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में। आमतौर पर क्या होता है, जब विटामिन डी को हम 4 हफ्तों के लिए लगातार 4 हफ्तों के लिए लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है। ट्रीटमेंट को हम कैल्शियम का सप्लीमेंट भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके बाद हमारा आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है, कहते कि जिस बच्चे को रिकेट्स है, अगर उसको प्रॉपर हम लोग सनलाइट में बिठा के रखें, ठीक है, तो उसका प्रिवेंशन भी हो सकता है। थोड़े से डाइटरी सोर्सेज भी हैं, जैसे कि लीवर, एग योक, मिल्क फैट, जैसे बटर, घी, जो कि हमें एनिमल फीड से मिलता है
और साथ साथ में सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम इन सभी फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर होगा या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी हम लेंगे या फिर कोड लीवर ऑयल भी इसकी प्रिवेंशन में हेल्प करता है। इसके बाद हमारा आता है ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं कि जैसे हम ऑलरेडी ये लर्न कर चुके हैं, जान चुके हैं कि ऑस्टियोमलेशिया क्या है। जैसे रिकेट्स बच्चों में होता है, जो ऑस्टियोमलेशिया है वो बड़े लोगों में होता है। जब ऑस्टियोमलेशिया की हम बात करते हैं वो मेनली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वमेंस होती हैं, जैसे कि 15 से 45 साल की औरतें जो होती हैं उनमें कॉमनली देखने को मिलता है, जो कि विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। या फिर उन औरतों में होता है जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में मेनली। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? जो हमारी रिब्स होती हैं उसमें पेन होता है, हिप बोन में पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है या लेग्स में मेनली पेन होता है। मस्कुलर वीकनेस भी हो सकती है। जो वमेंस हैं उनको पौड़ियाँ चढ़ने में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है। जब उनकी बोन्स के ऊपर, जैसे कि हिप बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तब उनकी बोन में भी पेन होगा। कई बार क्या होता है उनकी बोन में फ्रैक्चर्स भी होने शुरू हो जाते हैं या बैक बोन जो होती है उसमें डिफॉर्मिटीज़ भी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है। एक तो डेली विटामिन डी की ड्रग मेडिसिन लेनी चाहिए, है ना। कई केसेस में क्या होता है वीकली या फोर्टनाइटली विटामिन डी का इंजेक्शन लगाना भी ज़रूरी हो जाता है ना। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए। जर्नल सिम्टम्स जो हैं वो 4 से 8 हफ्तों में ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे है? सबसे पहले है कि सनलाइट का हमें बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलता है, तो सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। जब एक बार डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं तब हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें एनिमल ओरिजिन के फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि एग्स, लीवर, बटर, है ना। जब हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है डेफिशिएंसी से प्रिवेंशन भी पॉसिबल हो सकती है। जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं वो प्रेग्नेंट वमेन में लिए जाते हैं, स्पेशली उन केसेस में जो कि कन्फाइंड डोर्स के मतलब अंदर ही रहते हैं घरों में, सनलाइट का एक्सपोजर जिनको बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर वो वमेंस जिनको कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं। इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज 3, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा विटामिन सी डेफिशिएंसी, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है। विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। जब हमारी डाइट में विटामिन सी जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है तब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि स्कर्वी। कहते कि ये तब ऑब्ज़र्व मेनली होती है जब एक इंसान काफ़ी लंबे टाइम के लिए ऐसी डाइट पर रहता है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ये कॉमनली ऑब्जर्व्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है इंडिया में, स्पेशली ना बच्चों में ना अडल्ट्स में। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? जो गम्स हैं, जो अपने दांतों के गम्स होते हैं वो स्पॉन्जी हो जाते हैं और ब्लीडिंग, गम्स थोड़े फूल जाते हैं, स्पेशली जो दांतों के बीच वाला एरिया होता है उसमें जो गम्स होते हैं वो फूल जाते हैं। थोड़ा सा टच करने पे भी कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है। गम्स में जनरली आमतौर पर इन्फेक्शन पाई जाती है।
स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे घुटने होते हैं, उनकी स्किन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। या थाइस के लोअर पार्ट्स के ऊपर छोटे छोटे स्किन के ऊपर स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण। अनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ये आयरन और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया भी हो सकता है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो डेफिशिएंसी के कारण डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनली इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद स्कर्वी के कॉजेज़ क्या हैं? स्कर्वी जो है, सबसे पहला कॉज ये है कि जब हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम नहीं करते हैं तो स्कर्वी हो सकता है, जिसकी वजह से विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। कहते हैं कि क्या आपको पता है कि जब आप विटामिन सी रिच फूड को कुक करते हैं हीट से, तब विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन कई बार क्या होता है, आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन सी होता है, पर फिर भी स्कर्वी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुकिंग के टाइम पे विटामिन सी जो है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। विटामिन सी जो है वो पेशेंट्स को देनी चाहिए हमें। विटामिन सी हम माउथ के द्वारा भी दे सकते हैं, पर कई एक्यूट केसेस में विटामिन सी इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती है। विटामिन सी अगर हम माउथ के थ्रू कॉन्टिन्यूसली लेते रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। उसके बाद है प्रिवेंशन। आंवला, गुआवा, सिट्रस फ्रूट्स, लाइम, ऑरेंज, ये सारे विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं। आंवला जो कि विटामिन का रिचेस्ट सोर्स है, इसी तरह से जो स्प्राउटेड फुंगरी हुई दालें होती हैं, अंकुरित दालें होती हैं, जैसे कि होल बंगाल ग्राम, चने की दाल, होल बंगाल ग्राम जो है वो विटामिन सी का गुड सोर्स होती है। कम्युनिटीज़ को हमें एजुकेट करना चाहिए कि विटामिन सी रिच फूड्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक ऐसा डिज़ीज़ है जो मिनरल फ्लोरीन होता है, जब हम उसको लंबे टाइम के लिए उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट को कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरीन जो है वो हमारी नॉर्मल बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है, पर अगर उसको एक बार एक्सेसिव अमाउंट में आपने कंज्यूम कर लिया, ज़्यादा अमाउंट में अगर आप उसको कंज्यूम कर लेते हो तो वो फ्लोरोसिस बन जाता है। फ्लोरोसिस क्या है? ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु और राजस्थान। काफ़ी रिसर्च भी हुई हैं जिसमें ये पता चला है कि फ्लोरीन को अगर हम कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो आपके टीथ में कैविटीज़ भी हो सकती हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। इसमें जो ये हमारी यूनिट है, इसमें हम अपनी डिस्कशन को फ्लोरोसिस तक ही लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कि क्या हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। जो फ्लोरोसिस है उसमें क्या होता है, मेनली डेंटल फ्लोरोसिस, मतलब दांत में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, या फिर बोन्स में, जिसको कि हम स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। जब दांतों में चेंजेस आती हैं उसको हम डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। जब बोन्स में चेंजेस आती हैं तब हम उसको स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं
इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस टीथ में भी देखने को मिलेंगी और बोन्स में भी देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले हम डेंटल फ्लोरोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। कहते बच्चों में जो फ्लोरोसिस है मेनली वो टीथ को अफेक्ट करता है। जो टीथ होते हैं वो अपनी शाइननेस, वाइटनेस वो खो देते हैं। चौकी वाइट कलर के पैचेस जो होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। मॉटलिंग क्या है? ये फ्लोरोसिस का सबसे पहला विजिबल होने वाला साइन है। ये एक हार्ड ग्लिसनिंग सब्सटेंस होता है जो कि हमारे टीथ के क्राउन को कवर करता है। वो जो इनेमल होता है वो पिघलना यानी कि इरोड होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे टीथ्स के ऊपर काफ़ी डिप्रेशन आ जाता है। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये देखिए कैसे ये निशान पड़े हुए हैं, है ना, इस तरह से। इसको हम पिटिंग बोलते हैं। जो मॉटल्ड एनामल होते हैं वो जो हमारे अपर कटिंग टीथ होते हैं उसमें दिखते हैं सबसे ज़्यादा। अपर कटिंग टीथ जो कि इंसीजर्स होते हैं हमारे, यानी कि जो पहले 2 दांत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या है? ये बड़े इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। फ्लोरोसिस की वजह से बोन्स में चेंजेस आती हैं। अगर हम फ्लोराइड को काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से स्केलेटल फ्लोरोसिस जो है वो हो सकता है। शुरू में क्या है, इंडिविजुअल्स को अपनी नेक में पेन होना लगता है कि नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, या बैक में स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है। अब ये प्रोग्रेसिवली क्या है, हमारी नेक की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बैक की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम बोन्स में चेंजेस देख सकते हैं। जब इनिशियल स्टेज, जो स्केलेटल फ्लोरोसिस की इनिशियल स्टेज के ऊपर आप एक्सरेज करवाते हैं, तब हम बोन्स में तब ही हम बोन्स में चेंजेस देख सकते हैं। जब स्फीयर स्केलेटल फ्लोरोसिस की कंडीशन होती है तो जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ही अपनी कैपेसिटी खो देते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली बेड रिडन हो जाते हैं, बेड पे ही लेट जाते हैं। कई एरियाज़ जैसे आंध्र प्रदेश के कई एरियाज़ या तमिलनाडु के कई एरियाज़ जो हैं उनमें फ्लोरोसिस की एक नई फॉर्म भी देखने को मिली है। ऐसे केस में हम लेग्स में भी चेंजेस देखते हैं। जब इसकी काफ़ी स्वेयर फॉर्म हो जाती है तो जो नीज़ हैं, जो घुटने हैं, वो आपस में टकराने शुरू कर देते हैं जब हम चलते हैं। इसके बाद हैं कॉजेज़। क्या कारण है? मेनली जो मेन सोर्स है फ्लोराइड का हमारे इंडिया में वो है ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम फ्लोराइड होना चाहिए। कई एरियाज़ जहाँ पर फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है उन एरियाज़ में फ्लोराइड का कंटेंट 3 से 12 मिलीग्राम पर लीटर होता है। इन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादातर जो पीने वाला पानी होता है वो कुएं से निकालते हैं। नॉर्मली क्या है, जो फ्लोराइड कंटेंट जो फ्लोइंग रिवर्स होती हैं उनमें ज़्यादा नहीं होता है। हमारी कंट्री में क्या है, ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं तो हम ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड भी ले लेते हैं। अब जो फूड्स जो कि ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड हमें नहीं देते हैं, हमारी डेली की डाइट्स में अगर हमें 0.25 मिलीग्राम ऑफ फ्लोरीन मिले, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है। फूड्स जैसे कि सी फिश, टी या चीज़, ये फ्लोरीन में रिच होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन। अब जो फ्लोरोसिस है
उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पर क्योर नहीं कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है फ्लोरोसिस से प्रिवेंशन का कि हमें वाटर वो वाला कंज्यूम करना चाहिए जिसमें कि 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम फ्लोराइड हो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि कम्युनिटीज़ को सेफ़ लेवल्स ऑफ फ्लोराइड वाला पानी पीने के लिए देना चाहिए जिससे फ्लोरोसिस को बचाया जा सके। जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हमें एक्सेस फ्लोरीन को पानी से रिमूव कर देना ही एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं डीफ्लोरिडेशन। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 4, ये समरी है और इसके बाद ग्लॉसरी दी गई है और ये आपकी सारी एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दिए गए हैं। इसमें एंड में एक टेबल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कमी की वजह से क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, ट्रीटमेंट उसके क्या हैं और प्रिवेंशन क्या है। यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोकर, मेरास्मस, विटामिन ए से ज़ीरोपैथेलमिया जो है, ठीक है, फिर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का हो गया, ये सारे जितने भी हमने पढ़े हैं उनके टेबल्स जो हैं वो पीछे दिए गए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इनसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है आपका प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन और ज़ीरोपैथेलमिया की समरी। सबसे पहले है हमारा एनर्जी और प्रोटीन। एनर्जी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोकर। इसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ओडीमा, फेलियर ऑफ ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, स्किन चेंजेस और हेयर चेंजेस। ट्रीटमेंट क्या है वो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद इसमें आता है मेरास्मस। उसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, मसल वेस्टनिंग, ग्रोथ फेलियर, लॉस ऑफ फैट लेयर्स बीनीथ स्किन लीडिंग टू रिंकलिंग ऑफ स्किन। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, हाई कैलोरी लिक्विड फूड्स इंट्रोड्यूस्ड directly into the stomach in severe cases, energy and protein rich diets और vitamin supplement। प्रिवेंशन क्या है, adequate intake of energy and protein rich foods, प्रॉपर चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ और इम्यूनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी। इसके बाद हमारा आता है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ज़ीरोपैथेलमिया। क्या उसके सिम्टम्स हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल ज़ीरोसिस, बाइटॉट स्पॉट, कॉर्नियल ज़ीरोसिस और केराटोमलेशिया। सीवियर केसेस में हमें क्या करना है, विटामिन ए के इंजेक्शंस लगते हैं मसल्स में जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगते हैं, उसके बाद फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगते हैं। माइल्ड केसेस में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शंस लगते हैं विटामिन ए। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है कि विटामिन ए के सोर्सेज की अच्छी इंटेक होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, मैंगो या और सारे ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि मीज़ल्स हो गए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन। इसके बाद है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसे सबसे पहले हम आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की बात करेंगे। कौन से सिम्टम्स हैं,
fatigue, giddiness, loss of appetite, paleness or pallor of eyes, tongue, nail beds, spoon-shaped brittle nails, atrophy of tongue. इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हमें एक फेरस सल्फेट की टैबलेट देनी है 150 टू 180 मिलीग्राम की, दिन में 2 या 3 बार। स्वीट लिक्विड प्रेपरेशन देनी है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को। अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी वाला अनीमिया है तो टैबलेट देनी है फॉलिक एसिड वाली, जिसमें 1 to 2 मिलीग्राम फॉलिक एसिड हो एंड विटामिन B12 हो 10 माइक्रोग्राम्स। अब हमें प्रिवेंशन में क्या लेना है? डाइट इंक्लूडिंग फूड्स फ्रॉम ऑल 3 फूड ग्रुप्स, particularly rich sources of iron and folic acid. Fortification of some foodstuffs like salt, baby foods, etc. with iron. Distribution of iron and folic acid tablets to pregnant and lactating women. Iron and folic acid drops to infants. उसके बाद है हमारी विटामिन डेफिशिएंसी की समरी। सबसे पहले हमारा है विटामिन सी। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी। उसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है? स्पॉन्जी या ब्लीडिंग गम्स, टाइनी ब्लड स्पॉट्स जो नीज़ की स्किन होती है उसके ऊपर। अब एक्यूट केसेस में क्या ट्रीटमेंट देना है? विटामिन सी की एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनियसली। माइल्ड और मॉडरेट केसेस में हमें क्या करना है? विटामिन सी टैबलेट्स देनी है। प्रिवेंशन कैसे होगी? अब इसकी हमें विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि आंवला, गुआवा, सिट्रस फूड्स, स्प्राउटेड पल्सेस, इनकी कंजम्पशन के लिए लोगों को बताना है। उसके बाद आता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, चिलोसिस। ये समरी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम एक विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेली हमें हफ्ते से लेके 10 दिन तक अगर हम डेली टैबलेट लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। अगर हम अपनी डाइट में गुड सोर्सेज लेंगे विटामिन राइबोफ्लेविन के, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, है ना, होल सीरियल्स हो गए, पल्सीज हो गई या चीप नट्स हो गए। नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लेग्रा हो जाता है। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? डर्मेटोटिस है इसका सबसे पहला सिम्टम, जो कि सिमेट्रिकल होता है, यानी कि एक जैसा, जैसे 1 सेंटीमीटर के उस पर हैं स्पॉट्स, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो 1 सेंटीमीटर के उस पर ही स्पॉट्स होंगे सारे। डायरिया, मेंटल चेंजेस, ग्लोसाइटिस। ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या लेना है? 300 मिलीग्राम ऑफ निकोटिनामाइड पर डे। फूड्स में क्या लेना है हमें? गुड सोर्सेज हैं इसके नट्स, ऑयल सीड्स एंड ऑर्गन मीट्स एंड मिल्क, जो कि ट्रिप्टोफैन का रिच सोर्स है। उसके बाद आता है थायामीन। थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेरी। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, लेग्स में हैवीनेस हो जाती है, फीलिंग ऑफ पिंस एंड नीडल्स, नम्बनेस इन लेग्स, अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ये वेट बेरी में होता है, पाल्पिटेशन भी वेट बेरी में होता है, हार्ट फेलियर भी वेट बेरी में होता है। एक्यूट केसेस में ट्रीटमेंट में क्या होता है? थायामीन, जो कि हम मसल्स में 3 दिन इंजेक्ट करना चाहिए। माइल्ड और मॉडरेट केसेस में क्या होता है? थायामीन टैबलेट्स दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अब गुड सोर्सेज क्या हैं कंजम्पशन के? होल सीरियल्स और पल्सेस। विटामिन डी
की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होता है। अगर हम सबसे पहले रिकेट्स की बात करें तो लॉस ऑफ मसल फर्मनेस इसका सिम्टम है, डिस्टेंडेड अब्डोमेन, डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, पिजन चेस्ट, नॉक नीज, बीडिंग ऑफ रिब्स, डिलेड क्लोजर ऑफ स्कल बोन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन डी प्रेपरेशंस गिवन डेली फॉर अबाउट 4 वीक्स, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। प्रिवेंशन क्या है, एक्सपोजर टू सनलाइट एटलीस्ट 15 minutes per day, vitamin D through core liver oil, consumption of food sources of vitamin D। ऑस्टियोमलेशिया होता है अडल्ट्स में, पेन इन रिब्स, हिप बोन में पेन होता है, लोअर बैक और लेग्स में, और मस्कुलर वीकनेस होती है, डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, पेन ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन बोन्स, बोन फ्रैक्चर्स एंड डिफॉर्मिटीज़। ट्रीटमेंट क्या है, डेली विटामिन डी एंड कैल्शियम, सीवियर केसेस में हम विटामिन डी इंजेक्ट भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या है, एक्सपोजर टू सनलाइट, विटामिन डी सप्लीमेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स एट रिस्क। उसके बाद है जी समरी ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी कि अब मिनरल्स की बारी आ रही है, आयोडीन। इसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इन नीचे में से कोई भी जो कि एज के अकॉर्डिंगली बनते हैं, एनी ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ ऑनसेट एंड severity, goiter and cretinism present the extreme ends of the spectrum, goiter, swelling of thyroid gland, hearing defects, subnormal intelligence, mental deficiency या mental retardation, squint, stunting of limbs, muscular weakness, difficulties in standing, walking normally, एंडेमिक क्रेटिनिज्म, इंट्रायूट्रिन डेथ। प्रिवेंशन में क्या है, यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसके बाद है नॉन न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोराइड की वजह से होता है। सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, डेंटल फ्लोरोसिस, उसमें होता है मॉडलिंग ऑफ टीथ, इरोजन ऑफ इनामल, पिटिंग ऑफ टीथ। स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट लीडिंग टू कंप्लीट इमोबिलिटी और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। ट्रीटमेंट में क्या है, नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट स्टॉपिंग डिजीज़ फ्रॉम प्रोग्रेसिव फर्दर बाय डिक्रीजिंग इनटेक ऑफ फ्लोरिन। प्रिवेंशन में क्या है, डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर। ये थी इन सब की समरी। ब्लॉक 5 में हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, ब्लॉक हमारा 6, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो हम अपनी कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी कल की क्लास है, ये आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। अगर आपकी किसी की कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप उसके लिए पूछ सकते हैं। इससे पहले की जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं सारे, वो निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बाकी जो आगे की वीडियोस हैं, जो उनके लिंक हैं, वो मैं इनकी वीडियोस में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको वहाँ से ढूंढना उनको ईज़ी हो सके। और क्लास के रिगार्डिंग जो भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जो भी कोई क्वेरीज़ हैं।